Hi guys, my name is Shravan Yadav and I welcome you all to this new video of the Hindu Analysis Series. Guys, आज है 5 मार्च 2022 एंड आज बहुत सारी न्यूज हैं जो इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूक्रेन रशिया क्राइसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ में कुछ यूएन एजेंसीज के बारे में हम देखेंगे और साथ में एक सैड न्यूज है फॉर क्रिकेट फैंस, स्पिन लेजेंड शेन वॉर्न पासेस अवे। तो गाइस फर्स्ट न्यूज से हम स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज क्या है? हॉल्ट हॉस्टिलिटीज फॉर इवैक्यूएशन, इंडिया अर्जेस रशिया एंड यूक्रेन। तो इंडिया ने अर्ज किया रशिया एंड यूक्रेन को कि जो वॉर टोन एरियाज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट टोन एरियाज हैं ईस्टर्न यूक्रेन के, आप वहां पर लोकल एरियाज में कुछ टाइम के लिए सीज फायर कीजिए जिससे हम हमारे नेशनल्स को इवैक्यूएट कर सकें। उसके लिए रशिया ने एश्योरेंस, पहले अर्लियर भी रशिया ने एश्योरेंस दिया था कि आप सिविलियंस को हम वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, जो भी फॉरेन नेशनल्स हैं उन्हें हम वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। उसी के रिगार्डिंग सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स में, जो सेकेंड राउंड ऑफ पीस टॉक्स हुआ रशिया एंड यूक्रेन के बीच में, उसमें एक प्रपोजल आया कि एक पीस कॉरिडोर बनाया जाए फ्रॉम खार्किव टू रशिया, बिकॉज जो लोग यहां स्ट्रैंडेड हैं, जो यहां फंसे हुए हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू रीच पोलैंड और रोमानिया। बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए ये पूरा पास करके वहां तक जाना। तो उनके लिए एक प्रपोजल आया कि हम एक पीस कॉरिडोर बनाएंगे जिससे आप रशिया के थ्रू इवैक्यूएट कर सकते हैं फॉरेन नेशनल्स को। तो गाइस इसी में इंडिया ने भी ये कहा कि आप ये जो एरियाज हैं लोकल, एटलीस्ट कुछ लोकल एरियाज में जहां पर इंडियन सिटीजन्स फंसे हुए हैं या दूसरे फॉरेन नेशनल्स फंसे हुए हैं, वहां पर आप सीज फायर कीजिए जिससे हम अपने सिटीजन्स को वहां से इवैक्यूएट कर सके। गाइस नेक्स्ट न्यूज क्या है? इंडिया एब्सटेन्स अगेन इन यूएन वोट। अर्लियर इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोटिंग से एब्सटेन किया था अगेंस्ट रशिया। मतलब इंडिया ना ही फेवर में वोट कर रहा है ना ही अगेंस्ट में, और अब यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के वोटिंग में भी इंडिया ने एब्सटेन कर लिया है फ्रॉम वोटिंग। तो क्या था, क्या किस लिए वोटिंग हो रही थी गाइज? एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने के लिए वोटिंग हुई है कि एक इंटरनेशनल कमीशन बनाया जाए फॉर इंक्वायरी ऑफ रशियाज एक्शन इन यूक्रेन। क्या है? यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्ट्रांगली कंडेम एग्रेशन बाय रशिया एंड सेड इट वाज ग्रेवली कंसर्न्ड अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ राइट्स वायलेशन बाय रशियन फोर्सेस, सिविलियन कैजुअलिटीज एंड द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 6,60,000 रेफ्यूजीज ड्यू टू रशियन बॉम्बिंग एंड शेलिंग। क्या हुआ? रशिया ने जब ये जो एरियाज हैं यूक्रेन के वहां बॉम्बिंग एंड शेलिंग स्टार्ट की, तब क्या हुआ? लोगों ने वहां से डिस्प्लेस होना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली जहां पर युद्ध हो रहा है, जहां बॉम्बिंग हो रही है, वहां पे तो लोग रहेंगे नहीं। अब ये बॉम्बिंग होने की वजह से उन्हें फोर्सफुली डिस्प्लेस होना पड़ा वहां से। चाहते तो नहीं थे, कोई भी नहीं चाहता अपना घर छोड़ के जाना, तो लोग वहां से डिस्प्लेस हुए। साथ में कहना है कि रशियन फोर्सेस जो भी एरिया कंट्रोल कर रही है, कैप्चर कर रही है, वहां पर सिविलियंस के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो इसके अंदर इंक्वायरी करने के लिए एक इंटरनेशनल कमीशन बनाने के लिए ये वोटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने एब्सटेन कर लिया। अब इसमें इंडिया के अलावा और 12 कंट्रीज हैं जिन्होंने एब्सटेन किया आउट ऑफ 47 कंट्रीज। टोटल 47 मेंबर्स होते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से, उनमें से 13 ने इसमें वोटिंग नहीं की है। और दूसरी बाकी मेजर कंट्रीज कौन सी है जिन्होंने वोटिंग नहीं की? चाइना, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, सूडान, उज्बेकिस्तान एंड वेनेजुएला। गाइज अब समझ लेते हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल है क्या, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल क्या है, इसका काम क्या है, कब फॉर्म हुई है, कितने इसके मेंबर्स हैं, इन कुछ पॉइंट्स को देख लेंगे हम। ह्यूमन राइट्स काउंसिल इज अ इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, डिफरेंट कंट्रीज इसके क्या हैं, पार्टनर्स हैं, मेंबर्स हैं विद इन द यूनाइटेड नेशंस। और किसके सिस्टम में आता है? ये यूनाइटेड नेशन सिस्टम का पार्ट है। और ये किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्ट्रेंथनिंग द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे वर्ल्ड में किसको स्ट्रेंथन किया जा सके? ह्यूमन राइट्स को, उनको प्रमोट किया जा सके कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ना हो। काउंसिल कब बनाई गई? 2006 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस काउंसिल को बनाया। इससे पहले क्या होता था? यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स होता था, जिसकी जगह पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल बना दी गई। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसमें टोटल मेंबर्स कितने होते हैं? 47 मेंबर्स होते हैं, जो कि कहां से इलेक्ट होते हैं? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से ही इलेक्ट होते हैं। उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं,
जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली टेक्स इनटू अकाउंट कैंडिडेट स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो भी कैंडिडेट स्टेट है जिसने अप्लाई किया है फॉर द इलेक्शन इन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या क्या देखेगी कि क्या स्टेट भी कंट्रीब्यूट कर रहा है फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, क्या उसने वॉलंटरी कुछ प्लेज कर रखा है कि हम ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं करेंगे। इन सब पॉइंट्स को क्या यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली देखेगी बिफोर इलेक्टिंग दैट स्टेट, जो भी स्टेट इसमें अप्लाई किया है जिसने भी। अब साथ में क्या होता है कि ज्योग्राफिकल इक्विटेबल ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, मतलब वर्ल्ड के हर एरिया से लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो इसके लिए अफ्रीकन स्टेट से 13 सीट इसको डिवाइड 47 सीट्स को कैसे किया गया कि अफ्रीकन स्टेट्स जो है वहां से 13 सीट्स आएंगी, एशिया पैसिफिक स्टेट से 13 सीट्स आएंगी, लैटिन अमेरिकन कैरेबियन स्टेट से 8 सीट आएंगी, वेस्टर्न यूरोपियन एंड अदर स्टेट से 7 सीट आएंगी, ईस्टर्न यूरोपियन स्टेट से 6 सीट्स आएंगी। और ये जो मेंबर्स होते हैं ये एक बार में 3 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, कोई भी जो मेंबर बनता है वो 3 साल के लिए इलेक्ट होता है और 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के लिए वो रह सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज है वो भी इंडिया से ही रिलेटेड है कि इंडिया ने अगेन एब्सटेन किया है एक और इंटरनेशनल एजेंसी में। कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में इंडिया ने एब्सटेन किया है फ्रॉम वोटिंग अगेंस्ट रशिया। अब ये वोट क्यों हो रहे थे? The International Agency for Atomic Energy vote was particularly significant as it related to safety at 4 nuclear power station and a number of nuclear waste site including Chernobyl। कहां पर? ये जो कहां पर है? यूक्रेन में 4 न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए ये वोटिंग होनी थी। अब क्या हुआ कि रशिया ने जैपोरिजिया पे अटैक किया, वहां पे हैवी बॉम्बार्डिंग की और उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। और उस कंट्रोल में लेने वाली प्रोसेस में क्या हुआ, वहां पर कुछ फायर के इंसिडेंट्स हुए। अब आप समझिए दिस इज वेरी डेंजरस कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन पे फायर लगना, हालांकि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई और वो सेफ है, बट ये बहुत बड़ा कंसर्न हो जाता है वर्ल्ड के लिए कि न्यूक्लियर रेडिएशन निकलनी और वहां पर फायर हो जाना। ठीक है गाइस, तो इसके लिए ये वोटिंग थी, बट इंडिया ने यहां से भी एब्सटेन किया वोटिंग करने से। अब इसमें हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाती है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है क्या? तो गाइस देखो, इस एजेंसी को सेटअप किया 1957 में। इसका मोटो क्या था? एटम्स फॉर पीस, मतलब एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो पीसफुल पर्पस के लिए यूज हो इंस्टेड ऑफ वेपन मेकिंग। अब ये किसको रिपोर्ट करती है? रिपोर्ट्स टू बोथ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहां है? वियना, ऑस्ट्रिया में। फंक्शंस क्या है? ये अपने मेंबर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड काम करती है टू प्रमोट द सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल और सेफ और सिक्योर यूज हो सके इंस्टेड ऑफ वॉर्स के लिए यूज हो। सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड टू इनहिबिट इट्स यूज फॉर मिलिट्री पर्पस, और मिलिट्री पर्पस के लिए इसका यूज रोका जा सके। इसमें 22 मेंबर्स हैं। ये इतना ही गाइस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो हमारे हरियाणा स्टेट से रिलेटेड है। हरियाणा स्टेट असेंबली में एक बिल प्रपोज किया गया, एक बिल प्रेजेंट किया गया। क्या बिल था? प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल, अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2022। इस बिल में क्या है कि आप किसी को भी लॉफुली कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन में, या फिर किसी का भी फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कर सकते आप दूसरे रिलीजन में। ये इस बिल में है। इसमें एक और प्रोविजन जोड़ा गया। क्या प्रोविजन है कि एनी रिलीजियस प्रीस्ट और एनी पर्सन इंटेंडिंग टू ऑर्गेनाइज अ कन्वर्जन शैल गिव प्रायर नोटिस टू द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अबाउट द वेन्यू। कि मान लो किसी का कन्वर्जन हो रहा है, माइट बी फोर्सफुल और नॉट फोर्सफुल, ऐसा जरूरी नहीं ना कन्वर्जन फोर्सफुली हो। अगर नॉर्मली कोई कन्वर्जन कर रहा है, कॉन्शियसली खुद करना चाह रहा है, तो जो प्रीस्ट करवा रहा है उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को उस वेन्यू के बारे में बताना पड़ेगा पहले से, जिससे ये कंफर्म किया जा सके कि जो कन्वर्जन है वो फोर्सफुली नहीं है। आर्टिकल 25 में क्या लिखा हुआ है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 25 में साफ साफ लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन
प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, मतलब आप किसी को फोर्सफुली या फिर अनलॉफुली क्या कन्वर्ट नहीं कर सकते दूसरे रिलीजन में। हाँ, कोई अपने सेल्फ कॉन्शियस से अपना रिलीजन चेंज करना चाहे, दैट इज नॉट अनलॉफुल, वो फोर्सफुल नहीं है, अनलॉफुल नहीं है, वो कर सकता है, ये आर्टिकल 25 पावर दे सकता है। हालांकि ये सिर्फ हरियाणा पहला स्टेट नहीं है जिसमें ऐसा बिल आया है, इससे पहले यूपी एंड उत्तराखंड जैसे भी स्टेट हैं जहां पर ये एक्ट बन चुके हैं। गाइस, एक और छोटी सी न्यूज है जो आपके सोशल इश्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। क्या न्यूज है? कैन रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट बी ग्राउंड ऑफ डिवोर्स? तो केस क्या है हम वो समझ लेते हैं। एक इंसान है जिसने हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट में अगेंस्ट हिज वाइफ केस किया कि उनको कोई मेंटल इलनेस है और वो अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा रही है, तो मुझे उनसे डिवोर्स चाहिए। हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया, बट अब सुप्रीम कोर्ट to look into divorce granted to men after wife declined to be treated for mental illness। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस में लुक इनटू करेगा, है ना। हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जो मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कशन हो रहा है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्या होती है वो। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया एक्सप्लेन्ड एज अ कंडीशन ऑफ रिडल्ड विद डिल्यूजन बोथ लॉजिकल एंड बिजार। क्या होता है पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में? क्या होता है कि आपका जो मेंटल स्टेटस है वो ऐसा हो जाता है कि आपको डिल्यूजन्स आते हैं, आपको बिजार कॉन्सेप्ट समझ आने लग जाते हैं, आपको लगता है कि मैं ही हाईएस्ट अथॉरिटी हूं रिलीजियस, आपको लगता है मैं थोड़े दिनों में मून पे चले जाऊंगा, मतलब ऐसे बिजार डिल्यूजन्स आपको होने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगने लग जाता है कि वर्ल्ड में पीस मैं ही फैलाऊंगा और मेरी कंट्री को विक्ट्री मैं दिलाऊंगा, कुछ इस तरह के बिजार डिल्यूजन्स आपको होने लग जाते हैं। तो ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। कई बार इन कॉन्सेप्ट्स को भी पूछ लेते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट न्यूज क्या है? न्यू जिनबेरी स्पीशीज डिस्कवर्ड इन तमिलनाडु। क्या न्यूज है? टीम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैव डिस्कवर्ड अ न्यू जिनबेरी स्पीशीज फ्रॉम द कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु। ये एक सिट्रस फ्रूट है, व्हाइट कलर का फ्रूट होता है, इसकी नई स्पीशीज मिली है। अब इसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो कन्याकुमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तमिलनाडु में। द रीजन इज वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट लोकेशन इन इंडिया। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज मिलती है, प्लांट्स की, एनिमल्स की, है ना, एम्फीबियंस की, इंसेक्ट्स की, और इस एरिया में टाइगर भी मिलता है। बहुत सारी जो है थ्रेटन्ड स्पीशीज यहाँ मिलती है। कौन कौन सी? इंडियन बिसन, एलिफेंट, इंडियन रॉक पाइथन, लाइन टेल्ड मकाक, माउस डियर, नीलगिरी थार एंड सांबर डियर, ये स्पीशीज यहां मिलती है। ये आपको गाइस पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है ऑपरेशन गंगा के बारे में न्यूज है। इसमें हमारे लिए हालांकि बहुत बार ऑपरेशन गंगा को डिस्कस किया जा चुका है, फिर भी हम देख लेंगे कि व्हाट इज ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा क्या है? इट इज एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल हु आर करंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। जो यूक्रेन में इंडियन नेशनल्स फंस गए हैं उनको इवैक्यूएट करके इंडिया लाने का ये मिशन है, जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। कहा जा रहा है कि देयर वर अराउंड 20,000 इंडियन इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स स्टक इन यूक्रेन। अभी तक 9,394 इंडियंस को इवैक्यूएट किया जा चुका है और आज 2,200 को और इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन इवैक्यूएशन फ्लाइट्स जो ऑपरेट कर रही है वो नेबरिंग कंट्रीज से कर रही है, रोमानिया, हंगरी वगैरह से, है ना। ऐसा नहीं है ये फर्स्ट मिशन है, ऐसे पहले भी मिशन हुए। 2020 में कोविड के टाइम में वंदे भारत एंड ऑपरेशन समुद्र सेतु नाम के 2 मिशन हुए थे इवैक्यूएशन के लिए, जहां पर इंडियन नेशनल्स को डिफरेंट कंट्री से इवैक्यूएट करके इंडिया लाया गया था जो फंस गए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आपको सारी न्यूज क्लियर हो गई होंगी। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन। हमारे चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइज, इफ यू वांट दिस पीडीएफ यू कैन गेट दिस पीडीएफ फ्रॉम आवर टेलीग्राम चैनल। साथ में आप हमारे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हैव अ गुड डे गाइज, नमस्कार।